So, good morning, friends. Today we shall study about accepting the formal invitation and important question of lost spring. यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये वाला जो एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन है इसको लिखने का प्रयास करेंगे, कैसे लिखा जाता है। आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई है, आप थोड़ी मेहनत करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने की मेहनत नहीं, पढ़ने की, है ना, वो तो होता रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम किस प्रकार से परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। ठीक है, उधर उधर की बातें न करते हुए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हमें सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट लिखना है, बस आप ये याद कर लो, इतना याद कर लो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो जो मैं हिंदी में लिखूंगा वो सारा का सारा इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में बदलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हिंदी में लिखूंगा वो सारा ब्लू पेन से लिखूंगा। सबसे पहले हमें लिखना है लिखने वाले का नाम, पद, पता। अब यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण आती है जो मैं यहाँ नीचे लिखाऊंगा कि लिखने वाले का नाम कैसे लिखना है, पद कैसे लिखना है, पता। यहाँ दो शब्द दे रहा हूँ, थैंक और थैंक्स। अगर लिखने वाला एक वचन है, सिंगुलर है, तो एस वाली क्रिया, और अगर लिखने वाला बहुवचन है, मैंने कल आपको बताया था कि फॉर्मल इनविटेशन होते हैं थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, थर्ड पर्सन में, है ना। जैसे मान लो मुझे कोई इनविटेशन मिला और मेरे अकेले को जाना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा सुरेश कुमार, तब ये इन दोनों में से ये शब्द आएगा थैंक्स, थैंक नहीं आएगा। लेकिन अगर मिस्टर एंड मिसेज बामणिया, मिस्टर एंड मिसेज बामणिया, तब आएगा थैंक। क्यों? क्योंकि अब लिखने वाले बहुवचन हो गए, श्रीमान और श्रीमती बामणिया, बराबर। लेकिन लिखने वाला सिर्फ एक होता है, तो थैंक्स। अब प्राप्त करने वाले का नाम, कि ये इनविटेशन किसको मिलेगा, वाले का नाम, पद, पता। ठीक है, इस प्रश्न की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसके अंदर सब प्रश्न में ही लिखा था, अपने को अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना नहीं होता, बस इसको क्रम में जमाना है। क्रम में लिखना ये महत्वपूर्ण है, कैसे लिखना है ये महत्वपूर्ण है, क्या लिखना है वो तो प्रश्न में लिखा हुआ है। फॉर हीज हर, आप एक बार लिख दो, दिया। ये मैंने तीन शब्द अथवा में लिखे, अथवा है बड़ी लाइन है, इसको स्लेश करें। काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन ऑफ, और यहां पर आएगा फिर कार्यक्रम का नाम। अब बोर्ड बड़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं काफी चीजें यहां लिख सकता हूं। कार्यक्रम का नाम, कौन से कार्यक्रम में, ऑन करके दिनांक, ये जो हिंदी में है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। ऐड करके समय, कितने बजे, और ऐड करके स्थान, कहां पर। ठीक है, फिर कॉमा करके, अगर आपको यहां पे लिखो, नीचे वाले लाइन से लिखना, विशेष जानकारी है, विशेष जानकारी। अभी सब समझाऊंगा, आप एक बार इसको लिख दो, नोट कर दो, वो तो लिखे, यानी कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसको लिखना, वो प्रश्न में होती है, अपने को बाधा पूरी करने की जरूरत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ही या शी या दे, कौन है, विल श्योरली join the function। अगर नहीं सर मुझे ये लाइन भी लिखनी है, तो आपके लिए एक लाइन और अथवा में, ही शी
या दे, will definitely, श्योरली की जगह डेफिनेटली, come to the ओकेशन। ओकेशन का मतलब होता है मौका या अवसर। पहले कह रहे थे कि सर दिख नहीं रहा, अब इतना दिख रहा है कि मैं खुद परेशान हो गया, मेरी आंखों पर लाइट पड़ती है ना। अब मैंने बहुत बहुत मेहनत करके बेटा व्यक्तिगत पैसा डालकर आपके लिए सुविधा की है, तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बस इतना सा याद रखना, इतना याद रखा। और ये प्रश्न आता है हर साल लगभग 1 साल 2 साल में आता ही रहता है, ठीक है। अगर आपको ये इतना याद है तो समझ लो आपके 4 नंबर पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द अथवा मैं उनको लिखवा देता हूँ। थैंक, यदि लिखने वाला बहुवचन है ना, एक लिखाऊंगा तो दूसरा समझ में आ जाएगा। अब थैंक्स का आपको ऑटोमेटिक मामला समझ में आ गया कि एक वचन हो लिखने वाला, मैंने ये लिखा है बराबर। ही इज हर देयर, ही इज पुरुष के लिए बुलाने वाला, इसको सही लिखता हूं। यदि बुलाने वाला मतलब प्राप्त करने वाला पुरुष हो तो आपको किसका प्रयोग करना है? इज का। हर का प्रयोग कहां करना है? यदि बुलाने वाला वाला नहीं वाली स्त्री हो, आपको किसी ने इन्वाइट किया और लेडीज है तो, और देयर यदि बुलाने वाले शब्द से ही पता चलता है, बुलाने वाले बहुवचन तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब आते ही, शी और दे। कौन से वाले? ये वाले, बराबर। जूते भी पहने इसलिए लिखने वाला पुरुष हो तो आपको किसका प्रयोग करना है? ये का। लिखने वाली स्त्री हो तो आपको किसका प्रयोग करना है? शी का। लिखने वाले, देखो कितना सरल कर दिया। लिखने वाले बहुवचन हो यानी एक से अधिक हो, ग्रुप हो, तो मैं आपको तीनों प्रश्न कराऊंगा, अपने आप समझ में आता चला जाएगा। ओके, पहले बात करें प्रश्न की। मैंने आपको अभी कहा कि इसका एक ऐसा प्रश्न होता है जिसके अंदर सारी चीजें होती है। पहले समझते हैं पहले। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा व्यक्तिगत एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ कि आपकी स्कूल है, स्कूल का नाम भी बोल देता हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटाना, ठीक है। अब गवर्नमेंट सीनियर, मैं हालांकि इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मान लो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटाना ने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, किसके लिए? कि उनके एनुअल डे फंक्शन है। एनुअल डे फंक्शन मतलब वार्षिकोत्सव, और वार्षिकोत्सव फंक्शन में उन्होंने मुझे बुलाया कि सुरेश जी आप आए ना, और आपको चीफ गेस्ट बनना है। चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि, ठीक है। ओवरऑल अपनी भाषा में कहें तो मिठाई बांटने का काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बुलाया तो मैं मेरा नाम लिखूंगा, सुरेश कुमार। मेरा पद क्या है? द टीचर, है ना। सुरेश कुमार द टीचर थैंक्स, क्यों? क्योंकि बुलाने वाला है, लिखने वाला एक ही है ना, बहुवचन नहीं है, तो क्या आएगा? थैंक्स। सुरेश कुमार द टीचर थैंक्स, और पूरा पता लिखना है ना, तो सुरेश कुमार द फाउंडर ऑफ ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर। सुरेश कुमार द फाउंडर ऑफ ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर थैंक्स। अब किसको? मेरे को बुलाया किसने?
मेरे को वहां से प्रिंसिपल ने बुलाया, मेरे को वहां से स्टाफ ने बुलाया, या प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों ने मिलकर मीटिंग करके कहा कि नहीं सूरज जी को बुलाओ। तीन अलग अलग चीजें, प्रिंसिपल ने बुलाया, स्टाफ ने बुलाया, या दोनों ने मिलकर बुलाया। चलो दोनों ने मिलकर बुलाया, तो यहां पर लिखेंगे थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटना। वो प्राप्त करने वाला है, लिखने वाला, बुलाने वाला है। यहाँ पे प्राप्त करने वाले को हटा देता हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो ये लो, बुलाने वाले का नाम पद पता, जिसने अपने को बुलाया कि आजा भाई खाना वाना खा के जाना है ना, तो बुलाने वाले का नाम पद पता। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटना फॉर हीज आर देयर। अब चेक करो हीज आर देयर में से बुलाने वाला कौन है, एक वचन है, बहुवचन है, कि स्त्री है कि पुरुष है, तो सर बहुवचन है, क्योंकि प्रिंसिपल एंड स्टाफ बहुवचन हुआ तो यहाँ पर शब्द आएगा देयर, यानी ये दोनों नहीं आएंगे। काइंड इन्विटेशन ऑफ, और कार्यक्रम क्या था, मैंने बोला था, याद होगा मौखिक तो, एनुअल डे फंक्शन ऑन 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को एट 2 PM, दोपहर को 2 बजे, एट देयर स्कूल कैंपस, उनके विद्यालय के परिसर में आयोजित होगा। हाँ, और मुझे चीफ गेस्ट बुलाया है तो मैं यहाँ कोमा करके आगे लिखूंगा एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। इन केस मान लो मुझे नहीं बुलाया और किसी जैसे अपने इस बालिका स्कूल के सर हैं कर्मीराम जी सर, उनको बुलाया, तो हम लिखेंगे नीचे वाले लाइन से, ये फुल स्टॉप लगाना है और नीचे लिखेंगे मिस्टर कर्मीराम द लेक्चरर ऑफ हिंदी विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। ये विशेष जानकारी होगी, वो प्रश्न में लिखी आती है, सब लिखा हुआ आता है, अपने को तो सिर्फ इस क्रम में जमाना है। फिर लिखने वाला कौन था, सुरेश कौन है, ही विल श्योरली ज्वाइन द फंक्शन, और ये लाइन नहीं लिखो तो ये लिख देना, ही विल डेफिनेटली कम टू द ओकेजन। बराबर, यहाँ तक मामला क्लियर हो जाना चाहिए। चलो हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन राजा ऐसे रहेगा कि यू हैव रिसीव्ड an invitation from the principal and staff of government senior secondary school, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपके पास में जो डिब्बा लगा है वो कौन सा है। अरे भैया ये एडॉप्टर है इसका, इसकी वजह से इस 10 साल इसके लाइट की वारंटी है, बोर्ड की 10 साल वारंटी दी है उस जयराम जी सर ने, उनको बहुत बहुत सैल्यूट है कि उन्होंने ये 15,000 का बोर्ड मुझे बहुत कम रेट पर दिया। वो बोले मुझे इसमें नहीं मिलता है, पर बच्चों का काम कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, ले जाओ। बाकी उन्होंने स्पष्ट बोला कि इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, और आप यकीन नहीं मानेंगे इसके 2 बार मैंने खोल के रखे, अगर सारी लाइटें तो चालू कर देता हूँ ना तो मैं तो पूरा ब्लैक ब्यूटी दिखूंगा, काला सा, है ना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर टू अटेंड, है ना। यू हैव रिसीव्ड, आपको प्राप्त हुआ है, एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण प्राप्त हुआ है इस प्रिंसिपल की और स्टाफ की तरफ से, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर की तरफ से, टू अटेंड एनुअल डे फंक्शन, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, ऑन 14 दिसंबर 2000 at 02:00 PM. Okay, as a chief guest, अच्छा ये बाद में लिखेंगे, हम यहाँ पे ये करते हैं, मिस्टर त्रिलोक चंद MP, ऐसे नाम लिखा है मैंने। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक MLA होते हैं जिनको हम विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है
MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद कहते हैं, मिस्टर त्रिलोक चंद MP ऑफ अजमेर। अब वहां के तो कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन में लिखा MP ऑफ अजमेर विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। अगर आपको ये ऊपर वाला समझ में आ गया ना, तो किताब के जितने भी फॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्टिंग के क्वेश्चन है सारे कर सकते हैं। आइए ये चीज समझ में आनी चाहिए, चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, है ना। अब आगे क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, ये तो पूरी जानकारी थी। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, accepting the invitation. अब पहले तो शांति से अपने मन को ठंडा करो, शांति से, और इस प्रश्न की तरफ थोड़ा सा गौर करो, शांति से सुनो। देखो दादा, सबसे पहले इसमें से जरूरी जानकारी ले लेते हैं, अंडरलाइन कर देने की एग्जाम में। सबसे पहले बुलाया किसने? बुलाया इन्होंने द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में। ओके, ये इसका नाम हो गया, पद हो गया, पता हो गया, खेल खत्म। यानी यहाँ जो लिखना है वो मिल गया। कार्यक्रम का नाम एनुअल डे फंक्शन। ओके, कब है? 14 तारीख को। कितने बजे है? 2 PM पर। स्थान भी दिया, कोई बात नहीं, हम स्कूल कैंपस लिख देंगे। और एक चीज और दी है कि मिस्टर त्रिलोक चंद जो MP ऑफ चित्तौड़गढ़ है ना, उसको चीफ गेस्ट बनाया। मुझे तो सिर्फ ऐसे फंक्शन में अटेंड करने बुलाया है सुरेश कुमार को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यही लिखना है, इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग, आ गया ना सब। फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग, रिप्लाई जवाब, और एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हैं। अगर डिक्लाइनिंग होगा तो दूसरा वाला लिखना पड़ेगा, बराबर। चलो शुरू करें। सबसे पहले बॉक्स में आंसर देना है, तो मैं बना देता हूं बॉक्स। ये मेरा बॉक्स। अब मैं क्या करूं? अब मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा, लिखने वाले का नाम मिस्टर SK बामनिया, ये मेरा नाम है। चाहे तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब मुझे नाम पद पता नहीं लिखना, नहीं दिया तो फालतू क्यों झंझट में पड़ना, डायरेक्टली तो थैंक्स। किसको धन्यवाद दे रहे हैं? ये पढ़े, बुलाने वाले कौन है? तो ये कहिए उतारो, द प्रिंसिपल, देखो सब प्रश्न में होता है, एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। यहाँ तक आगे लिखने वाले का नाम हो गया, पद हो गया, पता भी हो गया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पता है। फिर ये कौन है? प्रिंसिपल एंड स्टाफ हमेशा होते हैं भाई, बहुवचन इसलिए आएगा देयर। वहां पे मैंने लिखा देयर फॉर देयर। हाँ, फॉर तो लिखा ही मैंने, फॉर ये है ना, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ यहां तक आ गए। अब कार्यक्रम का नाम क्या है? ये पढ़ा, एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन, है ना, वार्षिकोत्सव। ऑन, अब आप चेक करते जाओ फॉर्मेट में, दिनांक देखनी है, ये पड़ी दिनांक, ऑन 14 दिसंबर 2000 -- फिर क्या लिखना है? ऐड करके समय लिखना है, ऐट समय लिख दो 2 PM, दोपहर को 2 बजे। अब ऐड करके क्या लिखना है? स्थान लिखना है। इस प्रश्न में स्थान नहीं है, तो मैं लिखूंगा एट देयर
क्योंकि देयर आएगा उनके स्कूल कैंपस, उनके विद्यालय के परिसर में। बराबर। अब यहां तक तो मैं आ गया। हाँ, अगर मुझे बुलाया होता ना तो यहां पर मैं कॉमा करके यहाँ पे लिखता एज ए चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। वो प्रश्न में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। आप तो सिर्फ यहाँ से ही जरूरी बात समझो। अब नीचे वाली लाइन में अपने को विशेष जानकारी लिखनी है। क्या है विशेष जानकारी? विशेष जानकारी ये है मिस्टर त्रिलोकचंद वाली। तो यहाँ से नीचे वाली लाइन से लिखेंगे मिस्टर त्रिलोकचंद, त्रिलोकचंद एमपी ऑफ अजमेर, Ajmer will be the chief guest of the function. Will be the chief guest of the function. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे ये। अब लिखने वाला कौन है? एक लाइन छोड़कर लिखने वाला कौन है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार के लिए एस के बावड़िया के लिए क्या आएगा? ही will definitely, ये दूसरी लाइन लिख रहा हूं मैं, definitely come to, या फिर ये भी, इसकी भी जगह एक लाइन और लिख सकते हैं, he has great pleasure in accepting the invitation। ये इससे भी अच्छी लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ अथवा में, ठीक है। ये आपको अथवा में तीसरी लाइन दे रहा हूँ, he, she या they। लेकिन इसमें ये झंझट ये रहेगा कि आपको हैज में से सिलेक्ट करना है। तो एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव। ग्रेट प्लेजर, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। ब्लेजर लड़के पहनते हैं प्लेजर आनंद, खुशी, जिसको हैप्पी कहते हैं। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये लाइन लिखते हैं, ये मैंने फॉर्मेट में लिखी है, आप भी लिख देना। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इसको लिख देते हैं। he has a great pleasure in accepting the invitation। आपको 3 लाइनें दी है, कोई सी भी लिख दो, एक लाइन लिखनी है, सारी लिखने की जरूरत। accepting the invitation, ठीक है। और इस बॉक्स को कर दो बंद। आपका आंसर हो गया लगभग 60 वर्ड्स का। अब समझना, मैंने कल आपको कहा था कि ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। आप चेक करो, ही, शी, दे, ही, हर, देयर, ये थर्ड पर्सन आता है। हाँ, इसमें लिखने वाले का नाम, पद, पता सबसे पहले है। लिखने की दिनांक नहीं है, लेकिन किस तारीख को है कार्यक्रम, वो वाली डेट है। ये देखो, कितनी तारीख को कार्यक्रम है, हमने लिखा ना 14 दिसंबर को होगा एनुअल डे फंक्शन। यानी जो मैंने फॉर्मल लेटर से आप एक बार मिलान करना। दूसरी बात, अगर ये प्रश्न समझ में आया तो आई थिंक सारे प्रश्न एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन के आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, है ना। इसको एक बार ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख देना। तो आई होप वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा मेहनत करो। मैं इतना जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हाफ ईयरली एग्जाम नजदीक है, तो कम से कम कुछ तो लिखेंगे एग्जाम में। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉस्ट स्प्रिंग की सेकंड चैप्टर, फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर की पृष्ठभूमि पहले हम समझ लेते हैं। ये चैप्टर ओवरऑल चाइल्ड लेबर पर बनाया हुआ, लिखा हुआ चैप्टर है, चाइल्ड लेबर। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों से, है ना, जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनसे लेबर करवाया जाता है, वर्क करवाया जाता है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर। इसको लिखने वाले अनीस जंग है, लेखिका है अनीस जंग। बराबर। पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको समझा देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। एक लड़का है जिसका नाम है साहिब, एक्चुअल में उसका नाम है साहिब आलम, और नाम से ही आपको पता चलेगा ये लड़का मोहम्मदन है। इसको एक बेसिस बनाया, रियलिटी है कि आर्टिफिशियल है, आई डोंट नो। हो सकता है लेखक के दिमाग के ऊपर जो हो सकता है कि वास्तविक हो। इन्होंने एक कोई बुक है, उस बुक में से ये थोड़ा हिस्सा लिया है, ठीक है।
बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि आजकल बच्चों से कैसे चाइल्ड लेबर कराया जाता है। समझिए, ये साहिब आलम नाम का लड़का रहता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश। ठीक है, अब इसमें छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे 20 to 30 वर्ड्स के और 60 वर्ड्स के। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये लड़का बांग्लादेश से वहां से आ गया है और दिल्ली के पास में एक जगह है सीमापुरी, और ये लड़का वहां से चलकर यहाँ आ गया। ठीक है, यहां तक क्यों आया, इसका पूरा परिवार आया। तो एक पहला प्रश्न आता है, भाई बांग्लादेश छोड़कर क्यों आया? तो पहला प्रश्न यही बनता है कि व्हाई डिड साहेब्स फैमिली लीव बांग्लादेश। लीव यानी छोड़ा, साहेब के परिवार ने बांग्लादेश क्यों छोड़ा? ठीक है, कारण समझिए। क्योंकि इनकी वहां जमीन भी है, बांग्लादेश में साहिब आलम के परिवार की जमीन भी है, जगह भी है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हुई, वहां बाढ़ आती है। क्या आती है? बाढ़। और उस बाढ़ की वजह से उनके जो खेत थे, घर थे, मकान थे, वो सारे डूब गए, तहस नहस हो गए। ये घटना लगभग 1973 की है, मेरे जन्म से पहले की। और वहां बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में इसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। इसका खेत, घर, है ना, सब कुछ डूब गया। तो वो जो रिवर्स थी, उसके अंदर वो जो वेरी स्टॉर्म कह सकते हैं, तूफान आई, दैट स्वेप्ट अवे हिज होम एंड फील्ड्स, ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत, तो वो सारे डूब गए। अब बेचारों के पास जीवन यापन के लिए जॉब नहीं था, धंधा नहीं था। जैसे हमारे भी राजस्थान में कई जगह पानी की कमी है, तो लोग देशावर जाते हैं, दूसरे देश जाकर मेहनत करते हैं, है ना, क्योंकि घर तो चलाना, पेट तो भरना। तो वो लोग बेचारे मेहनत करते हैं वहाँ जाकर। तो ठीक वैसे साहेब ने, बांग्लादेश साहेब के परिवार ने पूरा बांग्लादेश छोड़ दिया रोजगार के लिए, ताकि वो अपने घर को चला सकें और सीमापुरी में आकर दिल्ली के पास में रहने लगे। ये सीमापुरी एक जगह का नाम है जो दिल्ली के गाजियाबाद में, कहाँ पर है ये सीमापुरी? गाजियाबाद में। अब गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, है ना, यूपी के अंदर है। यूपी के अंदर गाजियाबाद है। ऐसे तो नोएडा भी है, नोएडा में बहुत सारे सोलडा गांव के लड़के सैमसंग में जॉब करते हैं। तो इस नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। ये कोई जगह नहीं है, ये गवर्नमेंट ने डेवलप किया था। कभी समय मिलेगा तो आपको समझाऊंगा कि नोएडा कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे समय मिला तो। अभी हाल फिलहाल एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो गाजियाबाद यूपी में, जैसे गाजियाबाद में भी एक जगह है सीमापुर, वहां पर ये रहते। तो पहला प्रश्न तो ये है कि साहेब के परिवार ने बांग्लादेश क्यों छोड़ा। दूसरा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड साहेब मीट यानी मिला, द ऑथर यानी लेखिका, फर्स्ट टाइम, प्रथम बार लेखिका को कहाँ मिला। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पहली बार जहां मिला था ना, वो कचरा बीनते हुए मिला था। हाँ? और उसमें पहला एक क्वेश्चन पढ़ा है बुक के अंदर, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, हाउ एलेबरेट या एक्सप्लेन, कि जो कचरा होता है वो उनके लिए सोना है, व्याख्या करो। बड़ा निबंधात्मक प्रश्न है, अभी आएगा, मैं लिख पाऊंगा। अब इस साहिब आलम का इस अनीस जंग से मुलाकात हुई, ये लेखिका है। तो ये साहिब कहता है कि समटाइम आई फाउंड अ रूपी इन गार्बेज, कई बार मुझे कचरे के ढेर में सिक्के मिल जाते हैं, 10 रुपीज नोट मिल जाता है, सिक्का मिल जाता है, कॉइन्स मिल जाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कचरा बीनते हैं, तो वो कचरा कम, और उनकी नज़र इतनी चूहे जैसी होती है कि पैसों पर ज़्यादा नज़र होती है, वो उसमें से काम की चीज़ ही ढूंढ के निकालते हैं, है ना। तो अनीस जंग इसको कहती है कि तू यार स्कूल क्यों नहीं जाता। तो ये कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन सीमापुरी, सीमापुरी में कोई विद्यालय नहीं है, जब खुलेगा तब मैं जाऊंगा।
तो अनिस जंग इससे मजाक कर लेती है साहिब आलम से कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो बोला आई विल डेफिनेटली कम, मैं आऊँगा। और ऐसा करके ऐसे घटना हो जाती है, खेल खत्म। कुछ दिनों बाद वो लड़का उसको दौड़ते दौड़ते उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैडम आपका स्कूल तैयार हुआ क्या, मैं पढ़ने आने वाला हूँ। देखो बच्चे की लग देखो साहिब आलम की। अब उसको कैसे समझाए वो कि उसने सिर्फ मजाक किया था। और ऐसे करते करते एक दिन तीसरी बार ये बच्चा उनको कोर्ट, टेनिस का एक कोर्ट होता है, टेनिस खेल होता है, टेनिस के खेल होता है, उस खेल के कोर्ट के मैदान के बाहर मिलता है। तो वो अनिस जंग उसको कहती है कि तू अंदर क्यों नहीं जाता। तो कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो इसका जो चौकीदार है ना वो मुझे धक्के मार कर निकाल देगा। और उस समय साहेब ने जो जूते पहन रखे थे ना वो मैच नहीं थे, मैच नहीं थे मतलब किसी के उतारे हुए जूते किसी ने फेंके थे, साहेब ने पहन लिए, जो साहेब को बहुत पसंद थे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, चौथी बार जब ये इतनी मुलाकात हो जाती है तो चौथी बार साहेब इसको मिलता है चाय की टपरी पर। साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, वर्किंग एट टी स्टॉल, एट टी स्टॉल। ये प्रश्न किताब में वाई नहीं लिखा है और ऐसे कैसे लिखा है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, कि चाहे अब साहिब आलम को क्या हुआ कि ये पहले तो कचरा बेचने का काम करता था, ठीक है, फिर इसके पापा ने पता नहीं किसने इसको चाय की जो दुकान होती है वहां पर इसको बिठा दिया कि भाई तुझे यहाँ नौकरी करनी है, अब तू कचरा नहीं बीनेगा, ठीक है। तो साहिब ने इसको अनिस जंग को देखा तो बोला कि मैडम मैं यहाँ नौकरी करता हूँ इस चाय की थड़ी पर, ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे। तो अनिस जंग कहती है कि तुझे क्या देते हैं, तो वो बोले मुझे 1500 रुपये देते और एक टाइम का मिल देते, मिल यानी भोजन, महीने के 1500 रुपये और एक समय का भोजन। अनिस जंग पूछती है क्या तू ये धंधा करके खुश है, तो वो नजरें झुका लेता है। क्यों पता है, क्योंकि साहेब वो जॉब करते हुए खुश नहीं था, जो गार्बेज का जो बैग था ना बोझा वो उसका खुद का था, इट मीन्स वो अपने धंधे का खुद मालिक था, मेरी तरफ किसी का नौकर नहीं। लेकिन अब चाय की किटली किसी सेठ की है जो वो जाकर उस चाय को बेचता है, यानी उसका सेठ अब कोई और है। पहले जब वो बोझा उठाता था खुद का, कचरा बीनने का काम करता था, तब वो अपने धंधे का मालिक मेरी तरफ से था, है ना। तो साहिब वहां खुश नहीं था। आज मेरा खुद का पर्सनल चल रहा है तो मैं काफी खुश हूं, है ना। लेकिन पहले जब हम स्कूलों में जाते थे तो वो स्कूलों में हम मेहनत करते थे, नाम स्कूल्स के होते हैं। अब जो भी मेहनत करेंगे हमारा नाम हो रहा है तो हमें खुशी हो रही है कि चलो यार कुछ तो कर रहे हैं, हाँ। वैसे भी कोई 20-25 हजार से कोई जिंदगी गुजरती नहीं है। खैर वो इश्यू अलग है, इन बातों को ज्यादा छेड़ने से कोई मतलब नहीं। अब आगे घटना ये होती है कि धीरे धीरे इस अनिस जंग की मुलाकात इससे ज्यादा होने लगती है, इस लड़के से। ये छोटा बच्चा है 13-14 साल का, और ये भाई साहब के अकेला तो नहीं होगा ना, इसकी गैंग होगी पूरी। तो इसमें एक लड़का आता है जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इस चैप्टर का मेरा फेवरेट है मुकेश। तो प्रश्न बनेगा व्हाट वाज मुकेश एम्बिशन, यानी कि मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या थी, एम्बिशन। एक जगह मैं पढ़ाने गया था तो उन्होंने मुझे, जब मैं पढ़ा रहा था, माफी चाहता हूँ आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि सर आप जब भी पढ़ाएं तो किसी स्टाफ का नाम लेकर ना समझाएं, तो कोई स्टाफ किसी के लिए ऐसा नाम नहीं लेगा, जबकि मेरी क्या गलती है ना, इसमें नाम ही ऐसा आया है, इसमें नाम ही ऐसा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई स्टाफ हो। दूसरी बात देखो, बच्चे होते हैं, बच्चे, और बच्चों के जो ज्यादा नजदीक होगा उससे ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। टीचर ज्यादा नजदीक रहते हैं तो उनका नाम लेके अगर किसी एग्जाम्पल को समझाएंगे जल्दी समझ में आएगा। और जिसको जानते नहीं है, मिस्टर पॉल, मिस्टर जॉन्स ऐसा लिख देंगे तो बच्चा टाइट, समझने की चीज है, क्वालिटी का। तो व्हाट वाज मुकेश एम्बिशन। अब इसके दोस्तों से भी अनिस जंग की मुलाकात होती है। इसमें से एक दोस्त है मुकेश नाम का। कौन है? मुकेश नाम का। तो मुकेश की क्या महत्वाकांक्षा थी, मतलब मुकेश क्या बनना चाहता। अनिस जंग सबको पूछती है
है ना। कोई बड़ा आ जाता है तो सबको क्लास में भी पूछता, बोल बेटा क्या बनना चाहता है, तू क्या बनना चाहता है। अनिश जैन ने भी इन बच्चों से पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो मुकेश ने कहा कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मोटर को मैकेनिक ठीक करूंगा। तो अनिश जैन पूछती है कि तुझे चलानी आती है, तो बोले आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा। तो कहते तेरे सीमापुरी से तो बहुत दूर है, तो आई विल गो ऑन फुट, मैं पैदल चल के जाऊंगा लेकिन सीखूंगा। यानी वो अपने कॉन्फिडेंस पर इतना अड़ी गए जिसके बारे में चर्चा की बहुत। तो मुकेश उसके बाद, अब ये सारे बच्चे एक दिन क्या करते हैं, इस अनीश जंग को लेकर जाते हैं, धीरे धीरे चक्कर आगे बढ़ता है इस जगह पर। अनीश जंग सीमापुरी लेकर अनीश जंग, और अनीश जंग जब इस सीमापुरी की कंडीशन देखती है तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ये सारे के सारे सीमापुरी क्यों फेमस है, गाजियाबाद। तो ये काम करते हैं, मैं जो लिख रहा हूँ ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज, बैंगल्स इंडस्ट्री, गोरी है कलैया, हाँ समझ गए, सॉरी समझ गई, ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास यानी कांच, बैंगल्स यानी चूड़ियां, और इंडस्ट्री यानी उद्योग। कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक उद्योग है पूरे एशिया का, सबसे ज्यादा कांच की चूड़ियां सीमापुरी गाजियाबाद में बनाई जाती है। जीके का क्वेश्चन, और मुझे भी ये, मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैंने पढ़ा सोचा काल्पनिक है, लेकिन एक बार डिस्कवरी पर आया और डिस्कवरी ने कहा कि गाजियाबाद के अंदर, यूपी के गाजियाबाद में पूरे एशिया की सर्वाधिक चूड़ियां बनाई जाती है, हर परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, क्यों, क्योंकि जब ये चूड़ियां बनाएंगे ना तो इनके आंखों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन मेरी आंखों पर आ रहा है नजदीक की होने की वजह से, तो क्या हो रहा है, मेरी आंखें जलन करती है, ठीक है। वैसे का वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मेंशन द हजार्ड्स, हजार्ड्स का मतलब होता है नुकसान, ऑफ वर्किंग, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन ग्लास बैंगल्स, इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कांच के उद्योग में काम करने से होने वाले नुकसान लिखिए। परीक्षा में जब क्वेश्चन आया ना तब तो लिखा हुआ था कि कोई 2 नुकसान लिखिए, पासबुक में बेटा आपको 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। उनकी आंखें खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो डार्क सेल्स, अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो आई साइट होता है वो चला जाता है, आंखों की रोशनी। हाँ, तीसरी बात, इतने डिंगी का मतलब होता है गहरे सेल्स में काम करते हैं, अंधेरी कोठरियों में, और चाइल्ड लेबर सबसे मेन बात, कई सारे कारण हैं। फिर ये जब अनीश जंग सीमापुरी में एंट्री करती है तो वहां पर क्या देखती है, तो डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन, लिविंग यानी जीवित, लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम, कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम, यानी कि उस सीमापुरी की गंदी बस्ती, सीमापुरी स्लम, स्लम मतलब गंदी बस्ती है ना, स्लम डॉग मिलेनियर एक मूवी भी आई। और गंदी बस्ती में काम करने वाले जो लोग थे, रहने वाले जो लोग थे, उनकी कंडीशन किस तरीके से रहते थे, तो वो वर्णन करती है कि वहाँ पे एनिमल्स है ना, डॉग्स, ये सारे जानवर और इंसान सब एक साथ रहते, छोटी छोटी तंग गलियाँ है ना। आप अहमदाबाद गए होंगे, आपके रिश्तेदारों को वहाँ तो नज़दीक पास पास बहुत गली में है ना, तो नज़दीक में बहुत लोग रहते हैं, अंदर ही पशु पक्षी भी रखते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, लोग भी रहते हैं, है ना। तो मतलब बहुत ही गंदी, उनका नाली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, गली छोटी छोटी तंग गलियाँ होती है, उसमें रहते हैं। और इसका अगर बेहतरीन उदाहरण देखना है तो आप धारावी को देख लो। धारावी मुंबई की क्या, एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, स्लम यानी गंदी बस्ती। और इसके लिए यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि स्लम क्या होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही वर्णन करता है, उनके पास ना तो प्रॉपर वाटर फैसिलिटी है, ना इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है, गार्बेज की व्यवस्था नहीं है, कचरा
कहाँ फेंकना, वैसे लोग रह गए। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे वो उसकी मुलाकात होती है उसके बहू से, साहिब का घर कैसा है उसके बारे में आपने बहुत पढ़ा हुआ है, जो जो काम की चीजें वही मैं बता रहा हूँ। अब अगली टॉपिक पे यहाँ आता है कि अनीस जंग उनको सलाह देती है कि तुम कॉपरेट क्यों नहीं हो जाते। कॉपरेट मतलब एक साथ कॉपरेटिव संस्था बना लो। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर हम कॉपरेट हो गए ना तो हमको पुलिस यहाँ से भगा देगी। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर के देश से आए हुए ना, बांग्लादेश से 1973 बैक में आए थे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से यहाँ आए, इनके पास राशन कार्ड है? नहीं है। इनके पास आधार कार्ड है? नहीं है। इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, वोटर आइडेंटिटी, वोटर कार्ड है ना, राशन नहीं ले सकते। और वोटर आइडेंटिटी भी नेता लोगों ने अपने फायदे के लिए इनकी बनवाई है ताकि वोट बढ़े, बाकी कोई वजह नहीं है। ये तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। अब बात करें बड़े बड़े क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। आप इनको नोट कर लीजिए, मैं नीचे का हिस्सा मिटा देता हूँ। फिर वो वहाँ पे जाती है और अलग अलग लोगों से मिलती है, लोगों को सलाह देती है कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसको महसूस होता है, उसको दो अलग अलग संसार दिखते हैं। एक तो वो जिसमें वो रहती है, यानी वो बहुत थोड़ी अच्छी, हालांकि राइटर अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसको यूँ लगता है कि अपन अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये लोग बेचारे कितने परेशान है ना। ओवरऑल इसमें बच्चों के चाइल्ड लेबर के बारे में कहा गया है, बराबर। Describe the living condition of Semapuri slum. Garbage to them. Next question. Garbage to them is gold. यानी कि कचरा उनके लिए सोना है। ये स्टेटमेंट है और यहाँ पर लिख दिया एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या। अब ये बाकी जो क्वेश्चन है ना, अथवा में वैसे भी कई लिखे हुए हैं। नंबर 8, अरे कोई गाड़ी आ गई है, 2 मिनट में स्टॉप करता हूँ, चिल्लाएंगे। अरे वो मिर्ची की गाड़ी आ गई, बीच में चिल्ला रही थी, तो मैंने कहा अब तक साउंड आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने वहाँ से। अब इसमें गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कहीं तो एक्सप्लेन लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है एलाबरेट। एलाबरेट यानी व्याख्या करें, है ना। कहीं पर लिखा हुआ है हाउ, कैसे। मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन को समझाना है कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट। पासबुक में तो बहुत सारे हैं, आप इनको पढ़ लो। नो अबाउट साहेब एंड हिज फैमिली, साहेब एंड हिज फैमिली, साहेब और उसके परिवार में के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और रह जाता है कि फिरोजाबाद, व्हाट मेक्स सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। और बाकी जो इधर उधर से क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद शहर को कौन प्रसिद्ध बनाता है, ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, आई थिंक इसी में से आने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन निकाले हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लो, इनके पासबुक में आंसर टिक कर लो, याद कर लो, और आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। मैंने आगे भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, नाम था फर्स्ट चैप्टर भूल गया, उसके मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, आप ये वाला 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिए, अच्छी चीज़ें आपको। और कल आपको एक पार्ट के और लिखा दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ ये कुछ इसके भी लिख दो ना, माय मदर एट 66, माय मदर एट 66, तो इसका भी करा देता हूँ, नहीं तो फिर काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। 66 ये 10 नंबर की पोएम है, 5 पोएम है, 5 पोएम्स है, और 5 पोएम्स में से कम एक तो एक आज हो जाए। तो इसका इसमें क्या वर्णन है कि कमला दास जो लेखिका है ना,
वो उसकी माँ के साथ में ड्राइविंग कर रही है, जा रही है कोचीन एयरपोर्ट उसकी माँ को। तो वो पहला प्रश्न बनता है वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग, यानी कि ड्राइव करना मतलब कार चलाना है ना। वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू एंड यानी लेखिका कहाँ जा रही थी। तो लेखिका जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट लास्ट संडे मॉर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा व्हाट डिड, फिर वो उसकी माँ को देखती है। व्हाट डिड द पोइट सी। अब देखो दो अलग अलग प्रश्न बनाए कि लेखिका ने क्या देखा। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि द पोइट सॉ हर मदर, उसकी माँ को देखा। लेकिन अगर क्वेश्चन को ऐसे घुमा दे कि व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड, लेखिका ने बाहर क्या देखा, गाड़ी चलाते हुए उसने बाहर देखा, उसकी माँ को देखा। तो उसको लगा कि ये मेरी माँ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। तो फिर उसने बाहर देखा, क्यों, क्योंकि उसको वही पुराना डर था कि मेरी माँ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। तो फिर वो उसने बाहर देखा ताकि उन यादों को भुला सके, उसके बुरे बुरे ख्याल मन में एविल थॉट्स नहीं है, निगेटिव थॉट नहीं है। तो उसने बाहर देखा। तो जब गाड़ी चलाते हैं तो अपन देखते हैं पेड़ दौड़ते हुए आते हैं, है ना, स्प्रिंटिंग, और चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए सड़क की तरफ आ रहे थे, वो देखा उसने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ये दो फ्रेज है, अंडरस्टैंड बाय लेट विंटर्स मून, एक तो ये। और ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा कि लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि लेखिका ने ये आगे ऐसा का ऐसा रहेगा। 5वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, मतलब आप इससे क्या समझते हैं। ये दो अलग अलग फ्रेज है, इंग्लिश में होती है फ्रेज। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। अब शरद ऋतु में चंद्रमा बहुत लेट उगता है, रात को 11-12 बजे, लेकिन उसकी जो मध्यम मध्यम रोशनी होती है दिखता बड़ा प्यारा है। शरद ऋतु की पूर्णिमा का, तो उसकी मून यानी चंद्रमा, विंटर्स यानी सर्दी, और लेट यानी देर से शरद ऋतु में उगने वाला चंद्रमा। सर्दियों में हमेशा चांद बहुत धुंधला सा दिखता है, तो इसकी माँ का चेहरा भी लेखिका को धुंधला सा दिखता है। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी होती है ना। तो उसकी माँ का चेहरा, जब वो उसकी माँ उसकी माँ को देखती है कि वो उसकी माँ बगल में बैठी बैठी ऊँघ रही थी, सो नहीं रही थी। एक होता है सोना, स्लिप, और एक होता है ऊँघना। तो उसकी माँ ऊँघ रही थी, तो उसने जब उसको देखा तो उसको ऐसे लगा कि मेरी माँ एक जीवित लाश है, मतलब उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हाँ, फिर एक सारे साथ व्हाट डज द फ्रेज भी कहते हैं इसको, ऐसे भी आ सकता है। व्हाट डज द फ्रेज मीन, इस फ्रेज का अर्थ क्या होता है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल यानी मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, इसका अर्थ क्या होता है। अंडरस्टैंड बाय की जगह ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डज द फ्रेज मीन लेट विंटर्स मून, व्हाट डज द फ्रेज मीन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, ठीक है। व्हाट डिड the poet do after the airport's security check, यानी कि लेखिका ने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप के बाद में क्या किया।
है ना, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सिक्योरिटी चेकअप होता है, सामान चेक किया जाता है, लोगों को ऐसे खड़े करके उनको भी चेक किया जाता है ना। तो उसके बाद लेखिका को जब उन्होंने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप पूरा हो गया तो उसने वापस क्या किया, शी अगेन लुक्ड एट हर मदर, उसने दोबारा उसकी माँ को देखा, है ना। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द पोएट लुक आउटसाइड, उसने बाहर क्यों देखा, व्हाई डिड द पोएट लुक आउटसाइड, लेखिका ने बाहर क्यों देखा, इसलिए देखा, बराबर। क्यों, क्योंकि वो ही वांट टू पुट अवे ऑल एविल थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम हिज माइंड। तो ये इसके 9 क्वेश्चन इसके, 8 क्वेश्चन इसके। पोएम तो वैसे आपने पढ़ी होगी, आपके टीचर्स ने पढ़ाई होगी, नहीं पढ़ाई तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इन दोनों चैप्टर्स में क्या है। मेरे हिसाब से लगभग सारा मैंने आपको बता दिया। आप मेहनत करो, इन क्वेश्चन पे फोकस करो, आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में इसी में से आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है लाइक करो रे भाई, शेयर करो, मेरे वीडियो को शेयर करो कि सर ने आज ये भेजा है, ले पढ़ ले, और उनको बोलो कि सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।